नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। मैं हूं अमरीश शुक्ला। 5 फरवरी तक करंट अफेयर्स आपने कवर कर लिया था और उससे आगे का 4 तक आपने कवर कर लिया था। 5 फरवरी आपको कवर करना है। देखो, बीच में 2 दिन क्लास आपको नहीं मिल पाई। इसकी वजह ये थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम थी और वीडियो अपलोड नहीं हो पाई और मैं भी थोड़ा बिजी था, इसलिए क्लास आपको नहीं मिली, लेकिन अब आपको मिलेगी। तो आज के करंट सेक्शन में हम 5 फरवरी से शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद में हम बजट पर थोड़ी सी बात करेंगे। जो स्क्रिपेज पॉलिसी है उस पर बात करेंगे। उसके बाद में ये बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो तबाही आई है उससे संबंधित जो पूरी बात है उसको समझाएंगे आपको कि कहाँ कैसे क्या हुआ, और ये पूरा मैप से समझाऊंगा। ठीक है, तो क्लास में आखिर तक बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं 5 फरवरी की करंट अफेयर्स से। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है क्योंकि आपका एक पड़ोसी है जो बहुत ही दुष्ट है और बहुत जिम्मेदार है। जिम्मेदार इसलिए क्योंकि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना होता तो जिम्मेदारी पाकिस्तान ही लेता है। ठीक है ना। तो चलिए, पाकिस्तान के आर्मी ने किया है एक और काम और वो अपना पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। पाकिस्तान ने गजनबी मिसाइल का परीक्षण किया है, 5 फरवरी की खबर है। और ये जो है ज़मीन से ज़मीन पे मार करने, यानी सरफेस टू सरफेस पे मार करने वाली है, यानी कि अगर ज़मीन पे कोई खड़ा तो ज़मीन से जा करके ही मार सकते हैं। ठीक है, और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल कितने प्रकार की होती है ये मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ठीक है मिसाइल कितने प्रकार के होते हैं। और इसकी जो मारक क्षमता है पाकिस्तान वाले इस गजनबी की, वो 290 किलोमीटर है। कितनी है? 290 किलोमीटर है। सबसे खास बात जो पाकिस्तान के द्वारा एकदम से पीठ थपथपा करके खुद से की जा रही है वो ये है कि ये परंपरागत एवं परमाणु दोनों प्रकार के आयुधों को ले जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और इंडिया को भी इस पर जो है ध्यान देना चाहिए कि अगर ये बात जो है इस बात में दम है तो इंडिया को इस पर सोचना चाहिए कि वो एक तो इस प्रकार का जिम्मेदार देश है कि कोई भी आतंकी घटना हो तो उसकी जिम्मेदारी लेता है और हमारे पड़ोस में है तो हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 20 जनवरी को पाकिस्तान ने एक और जो है सतह से सतह मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसका नाम था शाहीन 3। ठीक है, इसकी जो मारक क्षमता है वो 2750 किलोमीटर दूरी तक है। ठीक है, तो ये दोनों पाकिस्तान से खबर थी और इम्पोर्टेंट क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा खबर को हमें कवर करना होता है क्योंकि उससे भी सवाल हमारी परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी था और मैंने इसको बता दिया। चलिए, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं जो है बजट। ठीक है, बजट पर मैं लगातार छोटी छोटी वीडियो आपको देता रहा हूँ कि पूरा बजट क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाया हूँ। अब बात करते हैं स्क्रिपेज पॉलिसी की। अब स्क्रिपेज पॉलिसी क्या होती है, इसको हिंदी में आसानी भाषा में ऐसे समझिए कि जो वाहन हैं वो उनके लिए नीति आई है, यानी कि जो वाहन चलते हैं वो चाहे प्राइवेट हो या कॉमर्शियल हो। कॉमर्शियल मतलब जिस पर आप, जैसे बस है आपका, जो है पैसा कमाने के उद्देश्य से टैक्सी है जो चलाया जाता है, और प्राइवेट जो आप खुद आने जाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक पॉलिसी सरकार ने लाई है जिसकी घोषणा बजट में कर दी गई है। हालांकि अभी 15 फरवरी को जो है परिवहन मंत्रालय उसके लिए अलग गाइडलाइन जारी करेगा, लेकिन जितनी बात भी बजट में निकल करके आई वो समझ लीजिए। और ये जो है 5 स्टार देने वाली एक पॉलिसी है कि आप इसको 5 में 5 दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी है। और इस बार के बजट में अगर जो सबसे खूबसूरत पक्ष लगा मुझे वो यही था। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा उसको हम अलग अलग सेगमेंट में समझेंगे। ठीक है, और चलिए देखते हैं इसके अलग अलग वो क्या हैं फ़ायदे हैं। इसमें ग्रीन प्रदूषण, ग्रीन फ्यूल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ये सब इसके अंदर आएंगे। इस चर्चा करेंगे इस पर हम। तो बेसिकली है ये कि हमारे यहाँ करीब 80 लाख गाड़ियाँ, यानी कि हमारे इंडिया में करीब 80 लाख गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक जो है धुएँ छोड़ती हैं, जिससे आपके फेफड़े में कैंसर हो सकता है, आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी समस्याएं हैं और ये 80 लाख के आसपास हैं। अगर ये नई नीति लागू होती है तो इनको बाहर किया जाएगा मार्केट से, और आप समझ लीजिए कि इसके फ़ायदे कितने हो सकते हैं। इसका फ़ायदा रोजगार सेक्टर में होगा, इसका फ़ायदा इन्वेस्टमेंट सेक्टर में होगा, इसका फ़ायदा इन्वायरमेंट के लिए होगा। तो उन सबको अलग अलग पहलुओं पर हम बात करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदूषण पर। आप लगातार देखते रहते हैं अभी ये इन्वायरमेंट और उससे संबंधित जो बातें ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि उत्तराखंड में एक ग्लेशियर पिघला है और अब लोग ज़्यादा जागरूक होकर के उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन वही होता है ना कि जब तक समस्या आ नहीं जाती है तब तक हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है,
तो प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर शहरों में एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। जब आप देखते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में ठंडी के महीने में बम्पर तरीके से इस साल कम हुआ है, पिछले साल तो बहुत खतरनाक तरीके से हो गया था। और क्योंकि वहाँ आसपास लोग पुआल जलाते हैं और बहुत भारी मात्रा में गाड़ियाँ भी चलती हैं। जब ये गाड़ियाँ पुरानी धीरे धीरे होने लगती हैं तो इनका इंजन सिस्टम खराब हो जाता है, तो वो ज़्यादा खतरनाक गैसेस निकालती हैं। तो इसलिए सरकार ने नियम बनाया है कि एक समय के बाद में उनकी रिपेयरिंग हो उस तरीके से, या उनको बाहर कर दिया जाए परिचालन से, ठीक है। तो उन्होंने जो नीति की घोषणा की, निर्मला सीतारमण ने बताया उन्होंने कि अगर कोई कमर्शियल वाहन है तो उसे 15 वर्ष के बाद में उसकी जांच करवानी होगी कि वो किस स्थिति में है, और अगर प्राइवेट वाहन है तो उसके लिए 20 वर्ष, ठीक है। प्राइवेट वाहन के लिए 20 वर्ष और कमर्शियल के लिए 15 वर्ष, ठीक है। अच्छा, ग्रीन फ्यूल की लगातार बात होती रहती है। ग्रीन फ्यूल क्या है? ग्रीन फ्यूल ऐसा फ्यूल है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, तो इसीलिए इसको ग्रीन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन की भी खूब चर्चा हो रही है। टेस्ला, यानी कि जिसके आने की बात हुई, इंडिया में कि टेस्ला आएगी, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक कार बनाएगी। एलन मस्क की बात आपने सुनी होगी, भी करंट में थे। एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक और दुनिया के कुछ चंद दिनों के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बने थे, हालांकि अब पीछे हो गए हैं। तो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इंडिया आने वाली है, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक कारों का वो करेगी, निर्माण करेगी, जिससे जो ग्रीन फ्यूल की मांग है या हमारा जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं उस ओर इंगित करती है कि अब हम एक ऐसा मार्केट बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले क्या था कि अगर हमारे मार्केट में वो पुराने वाहन चल रहे हैं, धड़ल्ले से प्रदूषण फैला रहे हैं, तो ना तो नए कारों को, ना तो नए वाहनों को आने का मौका मिलेगा, और ना ही नए रोजगार पैदा होंगे। और जो बाहर की कंपनियां हैं वो अपना पैसा क्यों लगाएंगी इंडिया में अगर वो उनके कार नहीं बिकेंगे। तो कुल मिलाकर कि ये पॉलिसी एकदम आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इसको 100 में 100 मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बात कर लेते हैं। निवेश में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की बात की जा रही है, ठीक है। ऐसा अनुमान है कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, किस सेक्टर में? ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो ये जो है, जब इतना बड़ा निवेश होगा, नई मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, तो वहाँ पर रोजगार भी खूब पैदा होंगे। और ये एक अनुमान के मुताबिक करीब 80 लाख वाहन बाहर होंगे, ठीक है। करीब 80 लाख वाहन बाहर होंगे, प्राइवेट और कमर्शियल दोनों मिला करके, ठीक है। तो और ये जो भी घोषणाएं हैं, जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सियाम जो है, उसने बताया कि डिमांड क्रिएट होगी भाई। जैसे अगर 80 लाख वाहन बाहर हो गए, आप कल्पना कीजिए कि 80 लाख वाहन जब बाहर हो जाएंगे, तो ये जो लोग कार से चल रहे थे, जो बाबू साहब लोग हैं ना, इनको फिर से कार से चलना होगा ना, तो एक कार को खरीदेंगे, ये डिमांड क्रिएट करेंगे। जब डिमांड क्रिएट करेंगे तो नई नई कार बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो कंपनियां भी आकर्षित होंगी, और इंडिया में FDI आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे इंडिया का इकोनॉमी भी बेहतर होगा। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी आप देख सकते हैं कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, और कोविड की वजह से तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। रही बात रोजगार की, तो निश्चित तौर पर अगर डिमांड क्रिएट हो रहा है और उसकी सप्लाई करने के लिए एक सप्लाई चेन बन रहा है, तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, ठीक है। और रोजगार भी बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये था पूरा इसकी स्क्रिपेज पॉलिसी की के संबंध में जानकारी। हालांकि इसमें अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि 15 फरवरी को जो परिवहन मंत्रालय है वो गाइडलाइन जारी करेगा, उसके बाद में स्थिति ज़्यादा स्पष्ट होगी। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उस पर मैंने चर्चा कर दी है। जब 15 फरवरी को अपडेट आएगा तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और आने वाली परीक्षाओं में से सवाल भी पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब एक अन्य खबर की बात करते हैं। ये खबर 8 फरवरी की है, ठीक है। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या है? अभी तक जो आप सोने की खरीद करते थे वो कहाँ जाते थे? किसी सुनार की दुकान पर जाते थे। आपको गोल्ड अगर लेना है तो कहाँ जाते थे? किसी सुनार की दुकान पर जाते थे, और कोई तरीका नहीं था। भारत सरकार ने एक एक्सचेंज
स्थापित करने की बात करी है, जहाँ पर सोना आपको सोनार के दुकान पर तो आप खरीदते ही खरीदते हैं, एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप एक्सचेंज जो है वहाँ पर भी खरीद सकते हैं। अब ये इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है क्या? जैसे आप देखते हैं कि शेयर खरीदते हैं कहाँ जा कर के, सेबी की जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कंपनियां जहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी आप सुनते रहते हैं, तो जो ये एक्सचेंज संस्थान है वहाँ पर आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं और जाकर के शेयर खरीदते हैं, कंपनियों के हिस्सेदार बनते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बनेगा जहाँ पर आप गोल्ड खरीद सकते हैं, ठीक है, सोना खरीद सकते हैं। और ये जो सोना होगा, इसको खरीदने के लिए बस आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा, ठीक है। क्या खोलना होगा? डीमेट अकाउंट खोलना होगा। जैसे आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, सेम उसी तरीके से काम करेगा। और इसके नियामक यानी कि इसके रेगुलेटर के रूप में सेबी ही काम करेगा, ठीक है। तो इसको आप वहाँ जाएंगे, अपना एक डीमेट अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद में आप गोल्ड खरीदेंगे। दो तरीके हो सकते हैं गोल्ड खरीदने के। एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड खरीद के अपने अकाउंट में रखेंगे कि 5 ग्राम गोल्ड आपने खरीद लिया या 10 ग्राम गोल्ड आपने खरीद लिया, और वो आपके अकाउंट में सेव रहेगा। जब भी आप चाहेंगे तो उसको फिजिकल फॉर्म में आप मंगा सकते हैं, जैसे ही ऑर्डर करेंगे एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में वो आपके पास आ जाएगा। तो एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी होने वाली, इसके लिए आपको प्रॉपर बिल दी जाएगी और इसके सोने की शुद्धता की जो वैधता है, उसकी गारंटी है, वो भारत सरकार का ये एक प्लेटफॉर्म लेगा। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे आपको ऐसा लगता है कि कई बार ठग जाते हैं, सुनार ने कुछ मिलावट करके आपको सोना दे दिया, बोला कि 24 कैरेट का है, वो 15 कैरेट का निकला, 16 कैरेट का निकला। तो ऐसी समस्याओं से बचेंगे। और टोटल ऊपर से नीचे तक अगर एक हायरार्की मेंटेन होगी कि कहाँ से सोना आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। एक अनुमान के मुताबिक कि खपत के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है दुनिया में। सोना खूब हम खरीदते हैं, हम इंडियंस, क्योंकि हमारे कल्चर में रहा है, हम शादी विवाह करते हैं तो सोने की खूब डिमांड होती है। तो और भारत में त्योहारों में भी खूब सोने की मांग होती है, दिवाली में लोग सोना खरीदते हैं, सोने के सिक्के खरीदते हैं। तो इंडिया में सोने की मांग बहुत ज़्यादा है और ये दूसरे नंबर पर है डिमांड में, ठीक है। जो खपत है वो दूसरे नंबर पर है और एक अनुमान के मुताबिक 700 से 800 टन सोने का आयात इंडिया पर ईयर करता है। और इतना बड़ा आयात निर्यात आयात करता है इंडिया, और उसके बाद में भी कोई रेगुलेटरी बॉडी अभी तक उसके लिए काम नहीं कर रही थी, इसीलिए भारत सरकार ने इसको बनाया है। ये एक बेहतरीन और जो है एक अच्छा परिवर्तन लाएगा इकोनॉमी में भी और आम निवेशक के लिए भी होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड तबाही की। उत्तराखंड तबाही एक बहुत ही खतरनाक तबाही है। सबसे पहले तो जो लोग वहाँ पर फंसे या जिनकी जान चली गई, उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कि हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमें पर्यावरण के बारे में सोचना होगा, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हम आज जो देख रहे हैं ये कल कहीं ऐसा तो नहीं कि खतरनाक हम बना रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो बहुत सारी रिपोर्ट पहले से आ रही थी नंदा देवी को लेकर के या पूरे हिमालयन ग्लेशियर को लेकर के कि हिमालयन ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं। और अचानक से आप कल्पना नहीं कर सकते कि अचानक से ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में जो नंदा देवी ग्लेशियर है वो पिघला है और बहुत जल्द, यानी कि सोचने समझने का, कुछ व्यवस्था करने का टाइम नहीं मिला, एक खतरनाक बाढ़ आती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। तो अगर आप प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, तो माल्थस का सिद्धांत है प्रकृति अपने आप को खुद मेंटेन कर लेती है। तो इसलिए इंसान को डेवलपमेंट तो करना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो। आप इस प्रकृति का इस तरीके से दोहन ना कर लें कि वो रहने लायक ही ना बचे, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है, गॉलकट लेक आउटब्रस्ट फ्लड, ठीक है, गोल्फ कहा जाता है उसे, ठीक है ना। तो ये जो हुआ है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, जो नंदा देवी ग्लेशियर है वो पिघला है और उसके बाद में एक बहुत बड़ी तबाही हुई है, एक बड़े लेवल पर बाढ़ आया है। और 2 पावर प्रोजेक्ट इंडिया के, एक तो बिल्कुल से एकदम ख़त्म हो गया है, एकदम क्षतिग्रस्त हो गया है, और जो दूसरा है उसमें आंशिक नुकसान हुआ है। और ये जो ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, चूँकि ये नज़दीक पड़ता है, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा,
ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैप में, ये है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पर ये ग्लेशियर पिघला है। और ये है आपका ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 13.2 मेगावाट का है। ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, यानी कि अभी इसको फिर से काम में लाने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। और सबसे दुखद बात, जो यहाँ पर काम करने वाले मजदूर थे उनकी जान वापस नहीं आ सकती है, वो तो चले गए दुनिया को छोड़ करके। ये जो दूसरा आपको दिख रहा है, ये पावर प्रोजेक्ट है तपोवन विष्णु घाट पावर प्रोजेक्ट, जो कि 520 मेगावाट का है। ठीक है, अब एक तो पहाड़ों पर पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करना, बिजली को पहुंचाना हमेशा से कठिन काम रहा है। अब ऐसे में अगर ऐसे ही पावर प्रोजेक्ट बर्बाद होते रहेंगे तो किस प्रकार वहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सकेगा, ये भी एक सोचनीय विषय है। ठीक है ना। तो हालांकि तपोवन विष्णु घाट जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल बर्बाद नहीं हुआ है, लेकिन क्षतिग्रस्त जरूर हुआ है। ऋषि गंगा जो है एकदम से बर्बाद हो गया है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। क्या है हाइड्रो प्रोजेक्ट? हाइड्रो प्रोजेक्ट वो होते हैं जहाँ पर पानी से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ आपको और याद होगा, ये है आपको केदारनाथ। मैप में आप देखिए ध्यान से इसको, आपको केदारनाथ दिख रहा है जहाँ पर 2013 में एक भीषण तबाही हुई थी। 2013 में भीषण तबाही हुई थी, और उसके बाद में आप 2021 के जो है फरवरी में आप देख रहे हैं कि एक भीषण तबाही हुई नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। जो नंदा देवी ग्लेशियर वो पिघला और एक भयानक तबाही लेकर के आया। तो ज़रूरत ये है कि हम डेवलपमेंट करें, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएं, और जो हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं उसको मेंटेन कैसे करना है, उस पर भी जो रिसर्च आते हैं उसको हल्के में ना लें, नहीं तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में, बात करेंगे कुछ और करंट अफेयर्स की। हाँ, ये जो करंट अफेयर्स आपके हैं ये 5 फरवरी से 8 फरवरी के बीच के हैं। बाकी 9 फरवरी का करंट अफेयर्स आपको कल मिलेगा। मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।